हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। यानी कि हम पहले चैप्टर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो इससे हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाती है, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहता है। क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने कितने अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा है, और एग्ज़ाम में भी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके अपनी बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे लास्ट टाइम में हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी घूमती है, और किसके चारों ओर घूमती है, तो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब ये जो पृथ्वी की गति होती है वो दो तरह की होती है। एक तो वो अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उस गति को क्या कहते हैं, तो वो जो गति होती है पृथ्वी की वो घूर्णन कहलाती है। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो घूर्णन गति कहलाती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं। यानी कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कहती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। पहली गति तो हो गई हमारी घूर्णन, और दूसरी जो गति होगी जो कि सूर्य के चारों ओर होगी वो कहलाती है परिक्रमण। तो आपको दो गतियों के बारे में पता लग गया, पहली है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। घूर्णन में अपनी अक्ष पर घूमेगी, और परिक्रमण में क्या होगा, सूर्य के चारों ओर घूमेगी। तो आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है। तो देखिए, प्रदीप्ति वृत्त है ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसे सूर्य का प्रकाश मिलता है, यानी कि वो प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से। अब पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल आकार है, यानी कि हमारी पृथ्वी एक गोले के समान है। अब जब ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करेगी तो आधे भाग में ही प्रकाश प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो जिस भाग में प्रकाश प्राप्त होता है वहाँ क्या होता है, दिन होता है, और दूसरा भाग जहाँ प्रकाश प्राप्त नहीं होता है वहाँ क्या होती है, रात होती है। तो वो वृत्त जो दिन और रात इन दोनों के बीच अंतर करता है, इन दोनों को विभाजित करता है, उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो आई होप आपको प्रदीप्ति वृत्त समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्राचीन खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। तो किस प्राचीन अर्थशास्त्री ने ये बताया था, तो वो देखिए एक अर्थशास्त्री नहीं, खगोल शास्त्री, वो एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे, और उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी अपने अक्ष पर घूमती है। अब आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा। तो देखिए, अगर हमारी पृथ्वी घूमेगी नहीं तो जो सूर्य की तरफ हिस्सा रहेगा वहाँ हमेशा दिन रहेगा, गर्मी रहेगी, और जिस तरफ सूर्य की तरफ नहीं होगा वहाँ हमेशा ठंड रहेगी, अंधेरा रहेगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि एक दिन का समय वो लेती है। अपने अक्ष पर 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों बनते हैं। तो देखिए, घूर्णन के कारण, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है तो उसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है। यानी कि जिस तरफ जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा वहाँ दिन, और जो सूर्य के विपरीत दिशा में होगा वहाँ रात। अगला प्रश्न है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन यानी कि हमारी जो ऋतुएं होती हैं, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, वसंत ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई, तो ये जो परिवर्तन है वो क्यों हो रहा है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है, क्योंकि जब पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है, यानी कि जो परिक्रमण गति है पृथ्वी की,
सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाती है उसी के कारण ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। यानी कि दिन और रात तो बनेंगे घूर्णन गति के कारण और ऋतुएं बदलेंगी परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है। यानी कि अपने अक्ष पर तो पूरा करने में चक्कर लगाएगी 24 घंटे या एक दिन का, और सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करेगी तो 365 दिन 1/4, ठीक है। यानी कि 365 दिन का समय लगाएगी और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 का मतलब है यहाँ पर 6 घंटे। यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का जो समय है वो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगाती है, और इसी को हम एक वर्ष काउंट करते हैं। यानी कि 365 दिन का हमारा एक वर्ष होता है। लेकिन ये जो 6 घंटे हैं वो इसमें नहीं जोड़े जाते हैं। क्यों नहीं जोड़े जाते हैं वो हम आगे बात करेंगे। अगला है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये लीप वर्ष क्या होता है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको अगर नहीं पता है तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि एक लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो 366 होती है। अब देखिए 366 कैसे हो जाते हैं, तो हमने अभी बात की थी कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। फिर अब हम उन 6 घंटों को तो उसमें जोड़ते रही हैं, तो जब ये 6 घंटे मिलाते जाते हैं तो 3 वर्ष बाद यानी कि चौथे वर्ष ये 24 घंटे हो जाते हैं। तो जब 24 घंटे हो जाएंगे तो एक दिन भी बढ़ जाएगा। अब ये जो दिन एक बढ़ जाता है इसको हम कहाँ ऐड कर देंगे, फरवरी में ऐड कर देंगे। यानी कि वैसे जो हमारी फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन जब ये एक दिन बढ़ जाता है तो हम इसे 29 का कर देते हैं। यानी कि चौथे वर्ष हमारी जो फरवरी है वो 29 दिन की पड़ती है, और उस वर्ष हमारा जो वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो 366 हो जाती है, और उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो आई होप आपको लीप वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं। तो कर्क रेखा हमारे भारतवर्ष से होकर निकलती है। अब देखिए, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की 21 जून को। तो 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुक जाता है। इसी कारण कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अगला है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ेंगी। तो कर्क रेखा पर तो हमने जान लिया कि 21 जून को, और मकर रेखा पर जो पड़ेंगी वो पड़ेंगी आपकी 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, जो दक्षिण ध्रुव होता है वो सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका होता है। तो इससे क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और लंबवत पड़ती हैं, और इससे क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, क्योंकि जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन हैं वो लंबे हो जाते हैं और रातें कैसी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। यानी कि वहाँ पर उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि गर्मियों की ऋतु उस समय वहाँ पर चल रही होती है। और ये देखिए 22 दिसंबर को एक और नाम दिया जाता है, दक्षिण अयनांत। यानी कि जब मकर रेखा पर किरणें जब सीधी पड़ती हैं उसको क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत। और कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तब उसको कहते हैं उत्तर अयनांत। यानी कि उत्तर अयनांत क्या है, जब कर्क रेखा पर किरणें सीधी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का जो पर्व है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विषुव क्या है, या विषुव किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। नेक्स्ट है कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, यानी कि विषुव किसे कहते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन कब पड़ता है वो, किस डेट को। तो देखिए 2 बार ऐसा होता है, पहला तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है,
कोई भी ध्रुव, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण हो, सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। इससे क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और जो रात होते हैं वो बराबर होते हैं और इसी अवस्था को विषुव कहा जाता है। अब देखिए 23 सितंबर को तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जो कि अभी आपकी चल रही है, यानी कि अभी हमारे क्या है, शरद ऋतु चल रही है। और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पर वसंत ऋतु होती है, क्योंकि वहाँ पर वसंत ऋतु होगी। और 21 मार्च को हमारे यहाँ वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होती है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो ये थे हमारे आज के इस चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपने अच्छे से इनको देखा होगा, पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।